सद्भाव यात्रा आज अपने 81वें विधानसभा अटेली में यहाँ चंदपुरा गांव पहुंची है। आपने हमारी यात्रा का, यात्रियों का, हमारा जो सम्मान किया, सम्मान की पगड़ी पहनाई, स्वागत किया, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय हमारे जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष सतबीर जी, बहन दीपिका यादव जी, श्री लवली यादव जी, हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी श्री विनय सिंह यादव जी, हमारी जिला की महिला कांग्रेस अध्यक्ष राजमती यादव जी, श्री दलवीर जी पार्षद, हमारे अटेली के हल्का प्रधान कांग्रेस के श्री सहीराम यादव जी, श्री महेंद्र सिंह राका जी, श्री प्रेम कुमार यादव जी, श्री सरजीत नंबरदार जी, श्री सुख प्रकाश लांबा जी, निजामपुर से श्री सतपाल चौधरी जी और जोजू से भिवानी से हमारे बीच आए श्री दलवीर गांधी जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री सोमदत्त यादव जी, हमारे साथी के लोग, रिश्तेदार के लोग, श्री अशोक चौधरी जी, चांदपुरा के सरपंच श्री धर्मेंद्र जी, पूर्व सरपंच श्री अभय सिंह जी, पूर्व सरपंच श्री राजेंद्र जी, बहन सरिता जी, आपके गांव की बेटी चंदपुरा की बहू होंगी, नांगल चौधरी से श्री मनीष गुर्जर जी, नांगल चौधरी से श्री सत्यनारायण जी, श्री सोमदत्त जी, श्री सतीश जी पीटीआई, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री चंद्रसेन यादव जी, वाइस चेयरमैन केकेसी हरियाणा, श्री रमेश जी नंबरदार, श्री जगत फौजी जी, बहन बबली मान जी और उपस्थित गांव के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और इस यात्रा में निरंतर पिछले 6.5 महीने से ज्यादा से चल रहे मेरे सभी सद्भाव यात्रियों, आज हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम करीब 5-5.5 महीने बाद दोबारा महेंद्रगढ़ जिले में आए और मैं महेंद्रगढ़ जिले का इसलिए हमेशा जिक्र करता हूं क्योंकि जो पहला चरण हमारी यात्रा का था उसमें 14 हल्के थे, हिसार लोकसभा और जींद जिले, और एक ये लोगों में मान्यता सी थी कि शायद ये 14 हल्के करके और ये यात्रा सिमट जाएगी, क्योंकि इसके बाहर जब जाएंगे तो वहां कौन यात्रा में जुड़ेगा, कौन लोग इसको सुनने आएंगे, नहीं आएंगे, कौन मदद करेगा, कौन अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा, इस तरह की बातें थी। और मैं निरंतर, अब तो हम 81वें हल्के में दोबारा आए हैं, मैं निरंतर ये चीज अलग अलग मंचों पे बोलता आया हूं, अलग अलग जगह पे, कि हमें इस यात्रा के बारे में पूर्ण रूप से विश्वास जब हुआ कि ये यात्रा चलेगी और पूरी चलेगी और मजबूती के साथ चलेगी, उसका आभास हमें तभी हुआ था जब हम महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा में आए। वहां जब यात्रा पहुंची और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के साथियों ने और आम जनसाधारण ने उसको, यात्रा को अपनाया और अपना मान के उस यात्रा को आगे बढ़ाया, उस दिन हमें तसल्ली हो गई थी कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। और आज फिर से मौका मिला 5 महीने बाद। उसमें तो लोग ये भी क्या करते, कोई राजनीति है कि अटेली छोड़ दी। मैंने कहा भाई 90 के 90 करने हैं तो छोड़ना तो कोई सा नहीं, लेकिन वो रूट इस हिसाब से बना था कि नांगल चौधरी, नागौर, महेंद्रगढ़ और उसके बाद हम भिवानी में चले जाओ। तो ये वाली जो बेल्ट है आपकी अटेली, कोसली, पटौदी, वो अब इस आखिरी चरण में आई है और ये सही मायने में अब आपका आखिरी चरण है। 10 विधानसभा बची हैं और जिस प्रकार का मौसम है, वैसे तो तप बहुत कर लिया, लेकिन अब तपने का काम भी आ गया। तो लेकिन आखिरी के 15-16 दिन हैं और 5 मई को उम्मीद है कि हम इस यात्रा का समापन करेंगे।
और इस यात्रा के माध्यम से जो हम संदेश लेके चले हैं उसका जिक्र भी किया पहले, वो तो बड़ा सादा सिंपल सा है। सद्भाव की बात लेकर चले हैं, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की बात लेकर चले हैं। कांग्रेस को इस यात्रा से मजबूती मिल सके, उन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी आरएसएस जो है, जो इस भाईचारे को कमजोर करना चाहती है, उसमें यदि हमारा इस यात्रा के माध्यम से योगदान हो सके तो ये हमारा प्रयास है। और मुझे अब ये भी लगना शुरू हो गया कि जिस प्रकार से हम निरंतर सड़क पे बने हुए हैं और ये यात्रा आप सबके सहयोग से आगे बढ़ी है, उससे अब ये चीज तो मुझे विश्वास हो गया इस बात का कि जरूर इससे पार्टी में मजबूती आएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पार्टी में अब थोड़ी हलचल भी होनी शुरू होगी। आपका जो संगठन था वो आपका करीब करीब तैयार हो गया, सिर्फ प्रदेश की कार्यकारिणी वगैरह बढ़नी बची, ब्लॉक स्तर की बची हुई, बाकी तो जिला की तो सारी की सारी अब मेरे ख्याल से एक आधा जिला बचा है कोई, सिरसा नहीं बात, बाकी सारी बन गई है। तो एक कांग्रेस पार्टी के रूप में एक पूरी शक्ल अब दोबारा से उभर के आनी शुरू हुई है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो विनय यादव जी ने भी कहा कि संगठन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है इसका। ये जो पिछले 10-12 साल से संगठन नहीं बना था या बनने नहीं दिया था, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि आपका मुकाबला किसी ऐसे राजनीतिक दल से नहीं है जो सिर्फ किसी एक दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द केंद्रित हो। अब आपका मुकाबला एक ऐसे राजनीतिक दल से है जो विचारधारा से आता है और संगठन जिसकी मजबूती है। तो उसका मुकाबला भी उसी स्तर पे, उसी व्यापक स्तर पे करना पड़ेगा और निरंतर इस जद्दोजहद में बने रह के करना पड़ेगा। यदि हम ये सोच लें कि सिर्फ चुनावी साल में आके हम ज्यादा सक्रिय हों और हम बीजेपी का मुकाबला कर सके तो हम भ्रम में। सरकार हो सकता है बदली जा सके, लेकिन बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए आपको निरंतर इस संघर्ष में बने रहना पड़ेगा। नहीं तो ये कोई उस तरह की पार्टी नहीं है कि एक नेता या दो नेता अगर सीन से हट गए तो पार्टी बिखर जाएगी या कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। ये एक पहली बार हरियाणा में इस प्रकार का मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है, कांग्रेस का किसी पार्टी से हो रहा है। तो इस तरह की पार्टी, कांग्रेस तो हमेशा से हरियाणा में एक धुरी रही है राजनीति की, लेकिन दूसरी धुरी होती थी चौधरी देवीलाल की पार्टी, नाम उसका कोई भी हो, लोकदल हो या कई 6-7 नाम बने उसके समय में। लेकिन अब जो है, अब मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, क्षेत्रीय दलों की इसमें कोई जगह नहीं। मैं अपनी ओर से इस पूरे इलाके को एक आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सामाजिक तौर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक रार रहती है हमेशा। उसके संदर्भ में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं इन चीजों के बारे में कभी नहीं मानता। मैं ये जो भेदभाव वाली चीज है, मैं इसमें कभी नहीं मानता। यदि आदमी अच्छा है, मन से अच्छा है, वो चीज सब सर्वोपरि है। वो किस वर्ग से आ रहा है, समाज के किस हिस्से से आ रहा है, मैं उसको बहुत दूसरे या तीसरे नंबर पर राजनीतिक कारणों की वजह से तो भले ही रखे आदमी, लेकिन निजी तौर पर मैं उस चीज को कोई ज्यादा तरजीह नहीं देता। तो और ये कहना थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पिछले 10-12 साल से बीजेपी इसी प्रचार पे अपना यहां पर राजनीति करे जा रही, इसी प्रचार पे। और मेरे को एक चीज और भी बड़ी दिलचस्प लगती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, कांग्रेस छोड़ने का जो कारण था वो बीजेपी में जाकर उसकी पूर्ति होगी क्या? वहां भी वही राग चल रहा है और वो राग अब अगली पीढ़ी ने भी गाना शुरू कर दिया। तो ये एक समझने की बात है कि बीजेपी एक अजीब किस्म का प्राणी है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जो अपनी पहचान रखता हो उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। ये बात मेरी आप गांठ मान रहे, उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। वो हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि आदमी को पहले इतना कमजोर करो कि वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए, तब फिर उसको आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।
मैं हालांकि वो श्रेणी में तो नहीं है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि तो किस्मत के बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन मैं उनके साथ एमपी था, तो जिला परिषद के चुनाव आए, तो नायब सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया जिला परिषद के चुनाव के लिए। तो मैंने कहा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको क्या शोभा देता है ये आप जिला परिषद का चुनाव लड़वा रहे हो? तो बोले भाई सारी बात ये है कि एमपी में तो कुछ होता जाता तो है नहीं, जिला परिषद जीत जाएंगे, फिर चेयरमैन ही मिल जाएगी, और उसके बाद वहां पर ग्रांट्स आते हैं, फंड आते हैं, लोगों के काम कुम हो जाएंगे 2-4। खैर, जो चुनाव का नतीजा था वो बहुत अजीब किस्म का था। मेरे ख्याल से 4थे या 5वें नंबर पे आई उनकी धर्मपत्नी। लेकिन गजब ये है, उसी दिन से उनका सितारा बुलंद हो गया, क्योंकि जब ये चीज पार्टी को जज की कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको पहले तो प्रदेशाध्यक्ष बनाया, 8-9 महीने प्रदेशाध्यक्ष रखे और फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी की खूबी है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इन्होंने धामी जी को बनाया, वो अपना एमएलए का चुनाव हार गया था और फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। क्या संदेश है? संदेश यही है कि भाई तू कभी लौट लिया, एक तो सही है, तैयार चल मुख्यमंत्री बना रहे, और वो भी गुण गाँव का सारे के सारे। एक किस्सा तो हमने सबने टीवी पे ही देखा था, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन होना था, तो जब राजनाथ जी ने पर्ची निकाल के वसुंधरा जी को सौंपी, तो 2-3 पल तक तो उसको देखती रही, फिर वो राजनाथ सिंह जी को देखती रही, है पार्टी का एक अनुशासन होता है। फिर उन्होंने जाकर नाम की घोषणा करी, तो पहले तो कैमरा वालों को नहीं मिला भजनलाल शर्मा कौन सा है, ठीक है। जब उसके ऊपर कैमरा गया, भजनलाल शर्मा न्यूज तेरा नाम लिया, किसी को रखा है। तो ये बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक आधे नेता को छोड़ के इनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि किसी मजबूत आदमी को सत्ता नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो सिर्फ ऊपर है और कहीं नहीं, वहां से काम चलता है और उसके आगे वो बढ़ता है। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री वगैरह भी बनते हैं इनके, उनका लोगों की दिक्कतों से, समस्याओं से, उनके मुद्दों से लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं होता।